जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। कैसे हो आप सभी दोस्तों। जो हमारा एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने आपसे बोला है कि क्लास 6 to 10 12 तक की जितनी भी साइंस है वो हम सभी कवर करेंगे। तो इसके अंतर्गत आज जो है हमारा क्लास 7 का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 होने वाला है। क्लास 7 हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 है। ये आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 8, जो कि न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 है। ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 12 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप डेली कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है 2023-24, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो उस चैप्टर को मैं ओल्ड एनसीईआरटी से कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ छूटे ना। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पादप में जनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। इसमें आप पेड़ पौधों में कैसे जनन होता है, फिर आप स्वपरागन, परपरागन, फिर अन्य पौधों में मुकुलन, विखंडन वाली जो आप पढ़ते हैं हमेशा, वो सवाल आज आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आज ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप क्लियर कर लेते हो तो आपको 1 से 2 नंबर यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाओ, यहाँ से एक चैप्टर और एक सवाल आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे, पूरी वीडियो को देख करके जाएंगे और अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे ताकि आप अपना सेल्फ नोट्स बनाते जाओ। दूसरी बात ये कि मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ, उसमें देखो पहले से हाईलाइट करके दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो जो मेन पॉइंट है वो पढ़ाता हूँ। इसमें जो वेस्टेज लाइन है उसको मैं कवर नहीं करता ताकि आपका टाइम बर्बाद हो। कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। जो पॉइंट मुझे लगता है कि आपको समझना है और मुझे समझाना है, उसको मैं 2 बार 3 बार समझाता भी हूँ ताकि आपको याद होता चले। तो वीडियो को आप पूरा शिद्दत के साथ देखना और लास्ट तक देखना। और देखने के साथ ही अभी आप पहले वीडियो को क्या करना है, अन्य लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, कमेंट में आप हमको कमेंट करके बताना है आपको, और मुझे मोटिवेट करना है कि सर ये अच्छा सीरीज है, आप इसे कंटिन्यू करते रहें। तो आइए, अब बहुत हो गई बात, अब हम सिर्फ करेंगे पढ़ाई की बात। और पढ़ाई की बात में अब आप तैयार हो जाइए, पूरी शिद्दत के साथ बैठ जाइए और चैप्टर नंबर लिख लेंगे पादप में जनन। यानी कि आज के क्लास में हम पेड़ पौधों में जनन यानी कि वो कैसे अपने वंश को बढ़ाता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कहता है कि अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतु के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। तो कक्षा 6 का अध्याय 6 मैंने क्लास 6 पूरी पढ़ाया है। क्लास 7 का ये 12वां नंबर चैप्टर है। इसके बाद मात्र 6 चैप्टर और बचेगा, टोटल 18 चैप्टर है, ठीक ना। तो पूरे के पूरे चैप्टर को आपको देखना चाहिए, क्लास 6 को भी देखना चाहिए और ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कहता है कि सभी जीव जो अपने समान जीवों का जनन करता है, माता पिता से संतति यानी कि बच्चों का जन्म होता है, जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करता है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है जनन की विधियाँ। यहाँ से आज का आपका जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट होता चलेगा, जरा ध्यान फरमाएंगे। कहता है जनन की विधियाँ में कक्षा 6 में आपने पुष्पी पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा है। कक्षा 6 में आप जाके चैप्टर नंबर 6 ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। कहता है कि अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग होते हैं। पूछा जाता है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक जो कौन कौन से पौधे हैं जिससे हम कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करते हैं। तो ध्यान रखना है कि कायिक अंग के अंतर्गत पेड़ पौधों का मूल मतलब जड़, तना और पत्ती, मतलब ये जो पार्ट हो गई ये आपका मूल हो गया यानी जड़ हो गया, ये आपका हो गया पेड़, ये आपका हो गया तना, इसमें लगे हुए ये हो गया पत्ती। यानी कि मूल यानी जड़, तना और पत्ती जो है किसी भी पादप का कायिक अंग कहलाता है। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं, ये आपको पता है। उसके बाद कहता है कि पुष्प पादप में जनन का कार्य करता। देखो ऊपर के मैंने क्या किया, इधर ये 4-5 लाइन जो है मैंने आपका टाइम भी बचा दिया और छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पहले मैं इस पीडीएफ को पढ़ा, उसके बाद इसको हाईलाइट किया ताकि मैं वही आपको दे सकूं जो आपके काम के लिए है।
ठीक है। तो इस तरह से आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई वीडियो मिले जिसमें कि या तो हमने बहुत वीडियो सर्च किया उसमें ये दिखाई दिया, या तो पूरी एक लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया, या फिर जो है उसी को सिर्फ शॉर्ट करके वो क्या किया है अपने आप से, मतलब उसमें मॉडिफाई करके पढ़ाया गया है, डायरेक्टली इस तरह से नहीं पढ़ाया गया है। तो ये पहली बार शायद यूट्यूब पे है जिसको मैंने अब प्रयास किया है आप लोगों की लिए, है ना। तो कहता है कि पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प जो है पादप का क्या है, जनन अंग है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई पुष्प जो है जिसमें सिर्फ नर यानी कि मेल गैमेट्स, किसी में मादा यानी फीमेल गैमेट्स, या फिर किसी में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। कहता है पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता। जनन कितने प्रकार से होता है पेड़ पौधों में, तो दो प्रकार से। एक को बोलते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा को बोलते हैं लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अलैंगिक और लैंगिक जनन। कहता है अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के ही नए पादपों को उत्पन्न करता है। बात समझ रहे हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत पादप जो है बिना बीज के, यानी कि वैसे पेड़ पौधे जो बिना बीज के ही नए संतान की उत्पत्ति करता है, अलैंगिक जनन के रूप में जाना जाता है। जबकि कहता है कि जबकि लैंगिक जनन नए पादपों में बीजों से प्राप्त करता है। लैंगिक जनन में नए पादप का विकास कैसे होता है, बीज से होता है, तो ये ध्यान रखना है। अलैंगिक जनन जिसमें बिना बीज के जनन होता है, लैंगिक जनन जिनमें बीज के से जनन होता है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। कहता है अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणु के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं, जो कि हमने अभी देखा। अब ये पहेली का सवाल है कि पहेली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है कि ये पादप कैसे जनन करते हैं। तो ओवरऑल पहेली के सवालों में आपको ये याद रखना है कि गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं होते हैं। गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो पहेली का सवाल का जवाब यहाँ है कायिक प्रवर्धन से। क्या है, कायिक प्रवर्धन। कहता है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन का मतलब आपने क्या जाना, वह पेड़ पौधा जो बिना बीज के जनन करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो कहता है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी कि मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कह रहा है कि ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें पादप मूल मतलब जड़, तना, पत्ती, कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप को प्राप्त करता है, इसलिए इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कायिक अंग कौन कौन सा होता है, तो हमने ऊपर में पढ़ा था मूल, तना, पत्ती और एक नया मिला हमें कली। तो ये भी याद रखना है कि वैसे सभी पेड़ पौधे जो मूल यानी जड़, तना, पत्ती, कली से नए पौधों का जनन करता है, सीधा सीधा क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन कौन सा जनन है, तो अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन के उदाहरण कौन कौन से हो गए, तो आपको मिल गया गन्ना, गुलाब और आलू। गन्ना, गुलाब और आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में आपको सिर्फ इतना जानना है कि गुलाब अथवा चंपा फूल है। गुलाब अथवा चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। मतलब ये कि ये देखो, ये और यहाँ से जो एक छोटी सी कली होती है ना, छोटा सा पत्ती के भाग से, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसे हम पर्व संधि कहते हैं। तो वही कह रहा है कि गुलाब और चंपा के पौधों की एक शाखा को पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि जो होता है वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। कलम क्या है, तो किसी भी पेड़ पौधे का जहाँ से उसकी पत्तियाँ निकलती है वहीं पे उस शाखा को काट देना, वो कलम कहलाता है या कर्तन विधि कहलाता है। याद रखेंगे कर्तन विधि। आगे बढ़ते हैं।
बाकी आगे आपको कुछ है नहीं, आगे जो दिया है ना वो आपको समझाने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए दिया है कि मिट्टी में उसको दबा दीजिए, प्रत्येक पानी दीजिए, उसकी वृद्धि देखिए, उसके जड़ निकलने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से वो दिया है, तो वो आपके काम का नहीं है। बस आप ये देख लो, किसी गुलाब की तने की कलम से जनन, गुलाब जो है कल, ये देखो ये पर्व संधि है, ये अक्ष से जुड़ी कलिका है, यहाँ पे ये निकल रहा है ना, तो धीरे धीरे ये आता है। अब कह रहा है कि आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी कि पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु जो होता है, जिसे हम पत्तियों का कक्ष कहते हैं, यानी कि ध्यान रखना है कि पत्ती का कक्ष कौन होता है, तो पत्ती के पर्व संधि से जुड़े हुए स्थान को पत्तियों का कक्ष कहा जाता है। तो कह रहा है कि पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं मुकुल होती है। एक कलिकाएं प्रारोह अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती है। क्या याद रखना है, कालिक कलिकाएं से भी नए पादप का जन्म हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर देखिए ये दिखाने की कोशिश किया है कि आलू की आँख से अंकुरित पादप होता है। देखो ये जो आँख मतलब हरा हरा आपने आलू देखा होगा, पुराना आलू जो होता है एक सीजन आने के बाद उसमें हरे हरे ऐसे निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम आलू की आँख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलू की आँख बोलते हैं। कहता है इसी प्रकार आप अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। वही जो आँख है, आँख के माध्यम से अदरक और हल्दी को उगा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये अदरक है। ठीक है, कह रहा है, अब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रायोफिलम, जिसे हम पत्थर चट्टा कहते हैं, ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा जो पौधा है, ये क्या होता है, इसके पत्ती के किनारे में भी कली होता है, जिससे ये अगर मिट्टी पे गिर गया, आर्द्र मिट्टी मतलब थोड़ा गीला मिट्टी पे, तो इसके प्रत्येक कली से पादप नए जन्म ले सकता है। कहता है कुछ पादपों की जड़ें या मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी कि डहेलिया। डहेलिया भी जो है ये क्या है, तो पादप जड़ से, डहेलिया किससे जन्म लेगा, जड़ से लेगा, जड़ से। ध्यान रखना, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ो फिर आगे समझाएंगे। ठीक है, मुकुलन समझाएंगे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, ये ब्रायोफिलम है, इसके प्रत्येक भाग से, ब्रायोफिलम के पत्ता से भी पत्ता नए पौधा जन्म ले सकता है। ठीक है, पत्तों में भी कली निकलता है तो नए पादप जन्म ले सकता है। फिर कहता है कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कैक्टस जो एक कांटा का रूप होता है, मरुस्थलीय पौधा होता है, जिससे भी प्रत्येक भाग से क्या होता है, उसको अगर अलग कर दोगे, वो वाली जो ऐसे रहता है ना गोल गोल, जिसके चारों ओर कांटा लगा रहता है, तो ये भाग को अगर अलग कर दोगे तो उससे भी नए पादप का जन्म हो सकता है। अब कहता है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के क्या क्या लाभ है, तो वो समझना है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। मतलब जो बीज से हम उगाते हैं, बीज बड़ा होगा, उसको अंकुरित होगा, फिर उसके ऊपर बड़ा होगा धीरे धीरे, तो उसके अपेक्षा कायिक प्रवर्धन के जो पौधे होते हैं वो जल्द पुष्प और फल देते हैं और कम समय में हो जाते हैं। कहता है नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो नया पादप, जो कायिक प्रवर्धन के अनुसार जो पादप बनाए जाते हैं, वो अपने माता पिता के ही समान होते हैं, ये कहना चाह रहा है। कह रहा है इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। यानी कि आगे जो हम पढ़ेंगे वो लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, और लैंगिक जनन से उत्पन्न जो पादप होते हैं वो माता पिता यानी कि जनक के दोनों के गुण मौजूद होते हैं, और लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करता है।
अब आगे हमारा एक विधि है मुकुलन। लेकिन मुकुलन बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आपको एक बार फिर से कायिक प्रवर्धन को जो जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ताकि आपका परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हमने कौन कौन से उदाहरण देखे। एक हमने देखा गन्ना, आलू और गुलाब। कौन सा? गन्ना, आलू, गुलाब। ध्यान रखना, नोट कर लीजिए एक जगह करके, ठीक है। गन्ना, आलू, गुलाब। उसके बाद हमने देखा चंपा। गुलाब तो ऊपर था ही, गन्ना, आलू, गुलाब, चंपा। उसके बाद हमने क्या देखा, क्या देखा था, हाँ, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर आने के बाद आलू के बारे में। किसके बारे में? आलू के बारे में देखा हमने, ठीक है। किसके बारे में? आलू के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा, तो हमने देखा अदरक और हल्दी के बारे में देखा। अदरक और हल्दी के बारे में देखा। अदरक और हल्दी के बारे में देखा। फिर हमने ब्रायोफिल्म के बारे में देखा। फिर हमने शकरकंद और डहलिया के रूप में देखा। कौन कौन सी? आलू, गन्ना, गुलाब, आलू, अदरक, हल्दी, ब्रायोफिल्म, शकरकंद, डहेलिया। ये सभी क्या है? कायिक प्रवर्धन से होने वाले पौधे हैं। याद रहेगा, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हम, और एक कैक्टस, ये देखो कैक्टस। कायिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया? आलू, गन्ना, गुलाब, चंपा। उसके बाद कैक्टस। उसके बाद ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा। उसके बाद डहेलिया। उसके बाद आपका शकरकंद। और उसके बाद आलू, हल्दी, अदरक। कौन कौन सा? उंगली पे गिनी, आप मेरे साथ बोलेंगे। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पौधे कौन कौन सा? आलू, गन्ना, गुलाब, चंपा, कैक्टस, डहेलिया, ब्रायोफिल्म और उसके बाद हल्दी, अदरक। इतने था ना, 9 पेड़ पौधे के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, 9 ऐसे पौधे हैं जो कायिक प्रवर्धन करता है, और यहीं से यही 9 सवाल जो है आपसे पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं जनन की दूसरी विधि। जनन की दूसरी विधि के अंतर्गत आता है मुकुलन। क्या आता है? मुकुलन। मुकुलन कहता है कि आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, ईस्ट के बारे में, यानी कि मुकुलन के विधि में सबसे पहला ईस्ट आता है। तो अब यहाँ से नाम नोट करेंगे कौन कौन सा आएगा मुकुलन में। कहता है आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगता है, अर्थात जनन करने लगता है। अगर कहना ये चाह रहा है कि ईस्ट जो है, ईस्ट बहुत ज़्यादा जनन करता है, अगर उसको थोड़ा सा भी पोषण मिल जाए तो कुछ ही घंटों में वो भर जाएगा। कुछ ही घंटों में क्या होगा? अपनी जनन से बहुत सारे अपने संतान को उत्पत्ति कर सकता है। याद रखना है कि ईस्ट एक एकल कोशिकीय एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो देखना है कि ईस्ट कैसे जनन करता है उसके बारे में। तो ये देखो, ये जो है आपको क्रियाकलाप करना है, जो आपको देखना नहीं है, बस ये पिक्चर आप समझ लो। देख लीजिए, ये ईस्ट कोशिका है। ईस्ट कोशिका जो है धीरे धीरे लंबा होकर के इसका एक भाग आगे निकल जाता है। ये देखो फैल रहा है, फैल करके ये क्या होता है? विकसित होता मुकुलन है। फिर ये यहाँ से कट जाएगा, ये भाग इसका कट जाएगा, नया मुकुलन बन जाएगा। और नया मुकुलन बनने के बाद फिर देखो, अगर ये कटा तो ठीक, नहीं तो फिर ये यहाँ से एक भाग बन गया, फिर यहाँ से एक भाग बन गया, फिर यहाँ से एक भाग बन गया। आपने रोटी बनाया है, याद कीजिए, आटा गूथा है। आटा जो है, ये आटा आप ऐसे गूंथते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा घर पे मम्मी, बहन, दीदी जो भी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं जब खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा ज़्यादातर वो आटा को यहाँ से एक कोने से उठाते हैं, उसको उठाते हैं, उसको फिर तोड़ करके गोल करते हैं, फिर एक नई रोटी बना लेते हैं, फिर यहाँ से उठा लेंगे, फिर यहाँ से धीरे धीरे उठाते जाएंगे, ऐसे उठाते जाते हैं ना। और जैसे जैसे उठाते जाते हैं आगे से एक नई रोटी तैयार होता जाता है। सेम वही प्रक्रिया है ईस्ट के मुकुलन द्वारा जनन के लिए। तो ये याद रखना है कि ईस्ट कैसे जनन करता है, तो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। और मुकुलन विधि कैसे होता है? तो एक ही ईस्ट से, एक ही जनन अंग से नए नए संतति की उत्पत्ति होना मुकुलन विधि कहलाता है। सेम लाइक आटा से गूथे हुए आटा से रोटी का बनाना, ये ईस्ट का मुकुलन विधि दर्शाता है। क्लियर? तो मुकुलन विधि में ईस्ट का नाम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
कहता है ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। ईस्ट क्या है? तो कोशिका के बाहर निकलने वाले छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। मतलब ये कुछ नहीं कह रहा है, ये आपको बस ये बता रहा है कि जो मुकुलन है वो क्रमशः वृद्धि करता है। कैसा? क्रमशः, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्रमशः वृद्धि करता है जो अपने जनक कोशिका से जरा सा कहीं से अलग हुआ। अलग होने के बाद वो एक नया ईस्ट बन गया। नया ईस्ट बनने के बाद फिर उससे एक नया ईस्ट बन गया और ऐसे ही नया नया बनते चला जाता है। इसको हम मुकुलन श्रृंखला कहते हैं। तो मुकुलन विधि में एक नाम आया, वो था सिर्फ कौन सा? ईस्ट के बारे में। मुकुलन विधि में कौन आया? ईस्ट आया। ईस्ट क्या है? तो एक कोशिकीय है और इसे पर्याप्त भोजन मिलने पर, पोषण मिलने पर कुछ ही घंटों में ये अनेकों ईस्ट को जनन कर सकता है। और मुकुलन में क्या होता है? तो सिर्फ मुकुल या कली उसके बाहर निकलते हैं जो छोटे छोटे बॉलों के रूप में होते हैं। अब आता है हमारा खंडन। खंडन बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार मुझे कायिक प्रवर्धन के कौन कौन से पौधे थे उसका नाम बताओ। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत कौन कौन से पौधे थे? मैंने 9 पौधे अपने आप से गिन के बताया था। आप सोचेंगे और बताएंगे और फटाक से मैं तो कहता हूँ कि आप अपने कॉपी में तो नोट किया ही होगा, कमेंट में नोट कर दो। कमेंट में नोट कर दो कायिक प्रवर्धन लिख करके या कायिक प्रवर्धन होने वाले पौधे, और फटाक से वो 9 नाम लिखिए ताकि अन्य लोग भी इसको जान सके। फटाफट लिखिए फिर आगे बढ़ते। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हमने क्या जाना था? तो गुलाब, गन्ना, चंपा, डहेलिया, शकरकंद, उसके बाद ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थरचट्टा, आलू, उसके बाद हल्दी, उसके बाद अदरक। ये 9 नाम जाने थे। देखो मुझे याद हो गया, अब आपका काम है याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, याद हो गया तो फटाक से कमेंट में लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम खंडन के बारे में जानें। खंडन क्या कहता है कि आपने तालाब अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अब पंक्ति गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल है। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करता है। क्या शैवाल कैसे वृद्धि करेगा? जल और पोषक तत्व एक होगा तो। और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करता है। शैवाल में कौन सी विधि द्वारा जनन होता है? खंडन द्वारा। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। शैवाल क्या करता है? ये देख लो, ये शैवाल है। ये एक इतना लंबा शैवाल था, ये बीच से 2 भाग में टूट गया, जिसे क्या कहते हैं? स्पाइरोगायरा। ये नाम याद रखेंगे, स्पाइरोगायरा, जो कि एक प्रकार का शैवाल है। वो अपने खंडन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? खंडन विधि द्वारा। ईस्ट किस विधि द्वारा जनन कर रहा था? ईस्ट वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। ईस्ट कौन सा? मुकुलन। ईस्ट किससे? मुकुलन से। स्पाइरोगायरा या शैवाल किससे? खंडन से। अब ब्रायोफाइलम यानी कि पत्थरचट्टा, डहेलिया, शकरकंद, गन्ना, गुलाब, चंपा, उसके बाद आपका आलू, अदरक, हल्दी, ये सभी किससे? विखंडन विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा काम, विखंडन विधि द्वारा काम करता है। किससे? विखंडन विधि, कायिक प्रवर्धन द्वारा काम करता है। किससे? कायिक प्रवर्धन द्वारा। गड़बड़ा गया। ठीक है, खंडन विधि द्वारा हो गया आपका स्पाइरोगायरा एक और शैवाल। ईस्ट हो गया मुकुलन विधि द्वारा। बाकी कायिक प्रवर्धन के द्वारा कौन कौन से हो गए? तो आप अभी जो नाम बोला था, आलू, गन्ना, गुलाब, चंपा, डहेलिया, शकरकंद, उसके बाद पत्थरचट्टा, उसके बाद हल्दी, अदरक, ये सभी आपका विखंडन का वो जो था उसके अनुसार कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो सवाल आप समझ गए। अब आता है हमारा बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कहता है कि अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते। चैप्टर 1 आपने पढ़ा होगा। तो पादप में जनन के बारे में हमने पढ़ा था। पादप में जनन, पादप में पोषण चैप्टर है अध्याय 1 में। कहता है अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए।
ठीक है। कहता है डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं मतलब बाहर होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। कौन? बीजाणु। बीजाणु जो है लंबी दूरी तक जा सकता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है कौन सी परिस्थिति? उच्च ताप और निम्न आर्द्रता वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। ध्यान रखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल हमको क्या मिला? मॉस और फर्न जो किससे जनन करता है? बीजाणु से जनन करता है। तो याद रखना है यहाँ पे हमने क्या किया जाना है, एक बार आप फुल पेज देखो। हमने जाना कि बीजाणु जो होता है वो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें बिना बीज के जनन होता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। कहता है बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, ये इसका गुण याद रखना है। बीजाणु जनन के लिए क्या उचित चाहिए? उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। उच्च ताप निम्न आर्द्रता चाहिए बीजाणु जनन करने के लिए। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर कवक में बीजाणु द्वारा जनन कवक में भी हो रहा है। ठीक है, कवक, फर्न, मॉस, ये सभी जो है, मॉस को कवक भी बोलते हैं। तो नीचे ये कवक जाल है, यहाँ पर ये भी इसका बीजाणुधानी है। और बीजाणुधानी जहाँ पर वो उसको रखता है, ये बीजाणुधानी जहाँ पर बीजाणु स्टोरेज होता है, ये है आपका बीजाणु। तो कवक में किसके द्वारा जनन होता है? बीजाणु जनन होता है। कवक में किसके जनन होगा? बीजाणु जनन होता है। और ये जो बीजाणु जो होता है, बीजाणु का आवरण जो होता है कठोर होता है, तो ये लंबे समय तक, बहुत दिनों तक ये जीवित रह सकता है। और जीवित रहने के बाद जो होता है ये, जब इसको अनुकूल परिस्थिति यानी कि उच्च ताप निम्न आर्द्रता मिलता है तो ये नए जीव को विकसित कर सकता है। ये देख सकते हैं फर्न में बीज द्वारा जनन। ये देख सकते हैं इसके पत्ती के नीचे नीचे जो है वो क्या है? बीजाणुधानी पुंज है। बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को बीजाणुधानी पुंज कहते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को बीजाणुधानी पुंज कहते हैं। ठीक है, और बीजाणु के उदाहरण हमने कौन कौन सा देखा? तो मॉस और फर्न देखा, मॉस और फर्न। तो ये प्रक्रिया जो अभी आपने पढ़ा वो सारे के सारे अलैंगिक जनन था। अलैंगिक जनन जो बिना बीज के जनन करता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो कौन कौन सी भाग हमने पढ़ा अलैंगिक जनन के अंतर्गत? तो हमने पढ़ा मुकुलन विधि, सबसे पहले हमने पढ़ा था कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले हमने अलैंगिक जनन के अंतर्गत कायिक प्रवर्धन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था मुकुलन विधि। उसके बाद हमने पढ़ा था खंडन या विखंडन विधि। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कौन सी? बीजाणु विधि, बीजाणु जनन विधि, बीजाणु जनन विधि। यानी कि कुल 4 प्रकार के जो है अलैंगिक जनन होता है। कुल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अलैंगिक जनन विधियां होती है, जिसमें कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हमने आलू, गन्ना, गुलाब, डहेलिया, शकरकंद, उसके बाद पत्थरचट्टा, हल्दी, अदरक के बारे में जाना था। उसके बाद मुकुलन विधि के अंतर्गत हमने मात्र एक का नाम पढ़ा था, ईस्ट का नाम पढ़ा था। खंडन विधि में हमने शैवाल का नाम पढ़ा था। खंडन विधि में किसका नाम पढ़ा? शैवाल यानी स्पायरोगैरा का नाम पढ़ा। बीजाणु के अंतर्गत हमने कवक के बारे में पढ़ा, जिसे डबल रोटी भी आप याद रख सकते हैं। कवक के बारे में पढ़ा, फर्न के बारे में पढ़ा और मॉस के बारे में पढ़ा था। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अब अलैंगिक जनन के जितने भी उदाहरण हैं वो अब आपके मुंह पे कंठस्थ हो गए होंगे। 1-2 बार और याद कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, रिवीजन कर लेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंगिक जनन है उसको जानना है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का परिभाषा हम क्या पढ़े थे? जिसमें बीज द्वारा जनन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। कहता है कि पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या है? पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर को नर जनन अंग कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, पुंकेसर नर यानी कि पुरुष जनन अंग है और स्त्री केसर स्त्री जनन अंग है, मादा जनन अंग होता है। पूछा जाता है कि पुष्प का नर जनन अंग कौन है, पुष्प का मादा जनन अंग कौन है? तो पुंकेसर पुष्प पुरुष का है, स्त्री केसर मादा का जनन अंग है। अब यहाँ से लैंगिक जनन के अंदर आने वाले जितने भी एग्जाम्पल होगा उसको अब याद रखना है। सबसे पहला आपका आता है सरसों, फिर गुड़हल, फिर पिटूनिया। पिटूनिया से सवाल पूछा हुआ है, सरसों से भी पूछा हुआ है, ये दोनों याद रखेंगे।
कहता है सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए, ठीक है, उस और इसके जनन अंगों को अलग कीजिए, मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर को अलग कीजिए। पुंकेसर और स्त्री के विभिन्न भाग को अध्ययन कीजिए, तब आपको क्या प्राप्त होगा कि ऐसे पुष्प सॉरी ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एकलिंगी वो होगा जिसमें कोई एक भाग होगा, या तो नर भाग होगा या मादा भाग होगा। नर भाग यानी पुंकेसर, मादा भाग यानी स्त्री केसर। तो वैसा पुष्प जिसमें कोई एक जनन अंग हो उसे हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और कह रहा है कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल याद रखना है। मक्का, ध्यान से देखेंगे, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा के पौधा एकलिंगी पुष्प होते हैं। क्या? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये जो है एकलिंगी पुष्प होता है, ये याद रखना है। दूसरी बात कह रहा है कि जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया, सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्या कह रहा है? सरसों, गुलाब और पिटूनिया में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। उसको आपको याद नहीं रखना, बस आपको क्या याद रखना है? याद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रखना है ये एग्जाम्पल याद रखना है। क्या याद रखना है? एग्जाम्पल याद रखना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्या है इम्पॉर्टेंट? तो मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा ये एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद आता है सरसों, गुलाब, पिटूनिया। सरसों, गुलाब और पिटूनिया ये तीन नाम जो है वो क्या है? द्विलिंगी है। पूछा जाता है सरसों के बारे में, तो पूछा भी गया है कि सरसों जो होता है कैसा पादप है, तो द्विलिंगी है, याद रहेगा। अभी तक हमने लैंगिक जनन के अंतर्गत मात्र सात उदाहरण देखे हैं, जिसमें मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी है, सरसों, गुलाब, पिटूनिया द्विलिंगी है। याद रहना चाहिए, नोट करके रख लें, ठीक है। और जिनको याद हो गया वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके रख दें, एक जगह लिख करके अलैंगिक जनन के पौधे, लैंगिक जनन के पौधे, एकलिंगी पौधे, द्विलिंगी पौधे, ऐसे लिख करके आप कमेंट में भी डालिए, आपको भी अच्छा लगेगा और आपका वो जो कमेंट है लाइफ टाइम रहेगा। और आप अपना नोटबुक में भी एक जगह लाइफ टाइम के लिए नोट कर लें और दिमाग में। ये देखिए, ये होता है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर है। ये क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर का ये तंतु को हम पुंकेसर तंतु बोलते हैं, उसी ही को ही हम पू तंतु लिखते हैं। लिखा जाता है पू तंतु, लेकिन पुंकेसर के तंतु जो होता है उसे हम पुंकेसर तंतु कहते हैं। और ऊपर में ये जो बादाम के आकार का दिख रहा है, ये जो बादाम के जैसा दिख रहा है, इसे हम पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। तो पराग कोश किस पे होता है? पुंकेसर पे होता है, ये याद रखेंगे। और पुंकेसर क्या है? नर है या मादा है? तो ये नर जनन अंग है। पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है, याद रहेगा। पुंकेसर नर जनन अंग है जिस पर पराग कोश होता है। पराग कोश पुंकेसर से कैसे जुड़ा होता है? तो पुंकेसर तंतु से जुड़ा होता है। अब नीचे देखें तो नीचे दिखा रहा है हमें स्त्री केसर। ये क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर में कौन कौन सी भाग होता है यह भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे अंडाशय होता है, बीजांड होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। ये चार जो है पिक्चर नहीं है, ये चार ऑप्शन जो है आपके एग्जाम का एक सवाल है और ये सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्त्री केसर, पुष्प के जो स्त्री केसर होता है इसमें कौन कौन सी भाग होती है? तो अंडाशय, बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय जो होता है बीज के आसपास में होता है, उसी अंडाशय में बीजांड मौजूद होता है। बीजांड के ऊपर या फिर कह सकते हैं अंडाशय के ऊपर में जो होता है वो वर्तिका होता है, वर्तिका के ऊपर में वर्तिकाग्र होता है, याद रहेगा। कभी कभी सवाल ये भी पूछा गया है कि पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग स्त्री यानी कि मादा जनन अंग नहीं है? ये तीन ऑप्शन जरूर आपको देगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड। अंडाशय कभी कभी नहीं देता है, उसमें आपको पुंकेसर डाल देगा, पुंकेसर डाल देगा, परागकोश डाल देगा, ठीक है। अब आप बताओ कि इसमें कौन सा पुरुष जनन अंग है या फिर कौन सा स्त्री जनन अंग नहीं है। अब आप छाट सकते हो।
बिल्कुल आप छाट सकते हैं। स्त्री केसर के अंतर्गत 4 आता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड और अंडाशय। जबकि पुंकेसर यह के अंतर्गत जो मेल होता है, मेल के अंतर्गत मात्र 1 आता है, पुंकेसर तंतु और पुंकेसर और परागकोश। याद रहेगा, परागकोश और पुंकेसर तंतु। पुंकेसर का भाग है जो नर जनन अंग है पुष्प का। स्त्री केसर जो मादा जनन अंग है जिसके अंतर्गत 4 आता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बीजांड और अंडाशय। ये पिक्चर को आप दिमाग में बैठा लो, अंडाशय, बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब कहता है, यहाँ देखेंगे चित्र 8.9 आपने देख लिया, ये देख लिया, ये बी देख लिया। अब पढ़ें इसमें क्या कहता है। कह रहा है कि चित्र 8.9 में पराग कोश में परागकण होते, ध्यान रखना है, पराग कोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय होते हैं। अंडाशय में 1 या 1 से अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, तो इसका अंडा का निर्माण बीजांड में होता है। और 8.9 बी में कह रहा है कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के जनन युग्मन को युग्मनज कहते हैं। क्या कह रहा है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से जनन होता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। क्या याद रखेंगे कि पराग कोश में परागन होते हैं, जो आपने पुंकेसर में देखा, नर युग्मक में पराग कोश में परागन होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। यानी कि नर युग्मक कैसे बनेगा, तो परागकण से बनेगा। किससे बनेगा, परागकण से। लेकिन स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर में हमने 4 भाग पढ़ा था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के ही भीतर बीजांड होता है और बीजांड जो है वो मादा युग्मक के अंडे का निर्माण करता है। अंडा का निर्माण बीजांड करता है। कहता है लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मनज, मतलब ये दोनों को मिलने से जो बनता है वो युग्मनज कहलाता है। क्लियर, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता अब दिक्कत होनी चाहिए आपको। अब यहाँ देखिए बूझो की एक सवाल है कि बूझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुँचता है। मतलब जो है ये सीधा सीधा पूछना ये चाह रहा है कि पुंकेसर का भाग स्त्री केसर में कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए जानते हैं हम परागन को। क्या जानेंगे, परागन। कहता है सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने में से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, क्या है, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जा सकते हैं। क्या कह रहा है, वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। ध्यान देना है कौन कौन सी प्रक्रिया से हो रहा है परागन। जो कह रहा है कि सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं, ठीक है, परागकण हल्का होता है, अतः वायु अथवा जल, ध्यान देना है, वायु अथवा जल द्वारा इसे बहाकर ले जा सकता है, या फिर पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। कौन कौन सी कारक है परागन का, वायु, जल और कीट, 3 कारक है परागन होने का। तो कौन कौन सी, वायु, जल और कीट। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकण किसका भाग है, जल्दी से, सॉरी, वर्तिकाग्र बताइए किसका भाग है, स्त्री केसर का या पुंकेसर का। पराग जो वर्तिकाग्र है वो मादा जनन अंग है या फिर नर जनन अंग है, जल्दी से हमको बताइए, बता दिए, चलिए अच्छा है बता दिए। हाँ, तो क्या है कि वर्तिकाग्र जो है स्त्री केसर है, तो वो क्या करता है, वो पुंकेसर जो होता है परागकण, उसको कोई कीट वगैरह जब उस पर बैठता है तो उसका परागकोश उसके पंख में चिपक जाता है कीट के, और जब वही कीट सेम पुष्प पर दूसरे पुष्प पर जा कर के बैठता है, मान लीजिए गुलाब का फूल है, गुलाब के मतलब गुलाब में तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, वहाँ तो कायिक प्रवर्धन होता है, मतलब ऐसा कोई पुष्प ले लीजिए जो आप जानते हैं, गेंदा वगैरह का फूल ले लीजिए, ठीक है। अब उस पर आके पेड़ बैठा और वो दूसरा उसी गेंदा के फूल से दूसरे बगल वाले में जाके बैठ गया, तो क्या करेगा, उसका परागकण एक दूसरे पे चिपक जाएगा और काम हो जाएगा। कहता है परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन क्या है, तो परागकणों का परागकोश से
पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। यानी ओवरऑल परागकोश जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो परागन कहलाता है। कहता है यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। क्या कह रहा है? अगर परागकण उसी पुष्प के यानी कि जिस पुष्प का है उसी पुष्प पर गिर जाता है तो स्वपरागन कहलाता है। जब पुष्प के परागन उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो पर परागन कहलाता है। यानी कि उसी पुष्प पर गिरेगा तो स्वपरागन, दूसरे पर गिरेगा तो पर परागन। देखिए यहाँ पर स्वपरागन और पर परागन को दर्शाया गया है। मान लीजिए ये एक पुष्प, दो अलग अलग पुष्प दिया गया, स्वपरागन और पर परागन। तो यहाँ कह रहा है ये वर्तिकाग्र है, ये परागकण है, ये दोनों जो परागकण है ये परागकोश है। यहाँ से जो परागकोश है अगर इस पे आ जाए इसके वर्तिकाग्र पे तो पर परागन, और यही जो परागकोश है वो इसी पे आके गिर जाए, इसी पुष्प के इस पे आके गिर जाए तो क्या कहलाएगा? स्वपरागन। नहीं समझे? ये है परागकोश। क्या है? परागकोश। एक पुष्प का परागकोश है। इस परागकोश अगर इसी पुष्प का, ये पूरा जो है एक पुष्प है ना, तो ये जो परागकोश है इसी के वर्तिकाग्र पर आके गिर गया तो स्वपरागन। लेकिन ये परागकोश जो है ये बगल वाले फूल पर जाके बैठ जाएगा, उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा तो कहलाएगा पर परागन कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आता है निषेचन। कहता है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी कि संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। ये याद रखना है, युग्मनज कहाँ विकसित होता है? भ्रूण में विकसित होता है। नर और मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मक का प्रकरण निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, ये याद रखना है। ये आपका निषेचन युग्मनज निर्माण करता है जो है ये है अंड कोशिका। यहाँ से अंकुरित होता परागकण है, ये पराग नलिका है, यहाँ से युग्मनज जाता है और यहाँ पर दो देख रहे हैं गैमेट बना रहा है। अब है फल और बीज का विकास। क्या है? फल और बीज का विकास कैसे होता है? तो कहता है निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होता है। ये याद रखना है, अंडाशय किस में विकसित हो जाता है? फल में विकसित हो जाता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, ध्यान रखना है। बीजांड के बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। बीज जो होता है वो बीजावरण के अंदर होता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। ये याद रखना है, कठोर में बादाम और अखरोट। ये हो गया आपका क्या पढ़ रहे थे हम? फल और बीज का विकास जो हमने पढ़ा। अब है बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन क्या है? तो कहता प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं, ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। मतलब एक ही तरह के पेड़ जो है अलग अलग स्थानों पर जब पाया जाता है तो क्या होता है? प्रकीर्णन कहलाता है। ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए ये ऐसे सिर्फ आपको सोचने के लिए दिया गया, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट नहीं किया। कह रहा है कल्पना कीजिए किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए, आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? तो समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सवाल है जो कि सीटेट वगैरह में पूछा जाता है। कहता है पादप के नवोद्भिदों यानी कि नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा हो जाएगा। धूप, जल, खनिज और स्थान यानी कि यहाँ भी कंपटीशन शुरू हो जाएगा आपके हमारे जैसा एग्जाम में जैसे होता है वैसे ही एक सीट के लिए। उसी तरह से एक ही स्थान पर ढेर सारा पौधा गिर जाएगा तो वहाँ पर सभी चीज़ों के लिए क्या होगा? कंपटीशन शुरू हो जाएगा। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। प्रकीर्णन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब चला जाता है कोई पौधा तो यहाँ पर जितना सोर्स है वो लेगा, यहाँ पर जितना सोर्स है वो लेगा। अगर दोनों एक ही साथ रहेगा तो बढ़ जाएगा उसका सोर्स। इसलिए कहता है कि प्रकीर्णन से लाभ होता है। इसे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को क्या कह रहा है? व्यापक रूप से क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके।
ये दो उदाहरण दिया गया है। सहजन ड्रमस्टिक का फल है और ड्रिपल यानी मैपल का बीज है, जिसमें पंख और बीज दोनों होता है। कह रहे प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। ये याद रखेंगे, प्रकृति में पादप के फल और बीज का प्रकीर्णन कैसे होता है? पादप, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन यानी कि ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, ध्यान देना है, सहजन और द्विफल के जो पादप होता है वो पंखयुक्त बीज होता है, उसमें पंख लगा होता है। उसका बीज जो होता है सहजन का और मैपिल का, उसमें बीज होता है। कहता है घासों के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुधीर स्थानों में चले जाते हैं। क्या कहना, ये ओवरऑल ये समझाना चाह रहा है कि प्रकीर्णन विधि हो रहा है सहजन में, मैपिल यानी कि ड्यूफल में, घास में, मदार में और सूरजमुखी में। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में प्लवन यानी प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते। उदाहरण के लिए नारियल में कैसी प्रकीर्णन होती है? तो प्लवन प्रक्रिया होती है। कैसे होती है? प्लवन प्रकीर्णन। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। उनके उदाहरण है यूरेना और जैंथियम। ये ध्यान रखना है, यूरेना और जैंथियम किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे किसका? तो वह है कंटकी यानी कि कांटेदार बीज के रूप में जाना जाता है यूरेना और जैंथियम। कौन से? यूरेना और जैंथियम। ये है जैंथियम, ठीक है, जो काटिले होता है। आपने देखा होगा हरा हरा सा, एक कभी जंगल में जाएंगे तो आपको चिपका हुआ दिखेगा। कहते हैं कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर बीज जो प्रकीर्णित हो जाते हैं, बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसन जो है वो कैसे फट कर के उसका बीज अलग होता है, वो इसका उदाहरण है। यानी कि ये सभी प्रकीर्णन की विधि है, ठीक है। और ये हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। तो याद रखना यहाँ से नारियल, एरंड, बालसम, यूरेना, जैंथियम, सहजन, ड्यूफल, सूरजमुखी, घास के बीज, मदार, ये सभी जो होता है प्रकीर्णन विधि द्वारा अपना कंपटीशन को कम करता है। अब ये है प्रमुख शब्द जो अभी आपने पढ़ा इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें हमने पढ़ा अलैंगिक जनन जो बिना बीज के उत्पन्न होता है, मुकुलन हमने पढ़ा जो काट करके किया जाता है, भ्रूण पढ़ा, प्रकीर्णन पढ़ा जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, निषेचन पढ़ा, खंडन पढ़ा, खंडन में आप शैवाल को पढ़े थे, युग्मक पढ़े, बीजांड पढ़े, बीजांड में आपने पढ़ा था परागन पढ़ा, लैंगिक जनन जो बीज से होता है, बीजाणु पढ़ा, बीजाणुधानी पढ़ा, परागकोश, कायिक प्रवर्धन, आलूगन्ना, ये सभी पढ़े थे हम। युग्मनज पढ़े, परागकण पढ़े, स्त्री केसर जो मादा जनन अंग है, पुंकेसर पुरुष जनन। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या क्या जाना, उसकी एक कहानी है। आपने क्या सीखा? तो कहता है सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करता है। पादप में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों में से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन में पत्ती, तना, मूल जैसे कायिक भाग से नए पादप उगते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग होता है। एकलिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी में नर और मादा दोनों होते हैं। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, नर युग्मक परागकण में, मादा युग्मक बीजांड में। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागन कहलाता है। परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में परागकण परागकोश से ही उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परपरागन में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागन जो है पवन, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मक का विकास भ्रूण में होता है। और भी है, फल का परिपक्व अंडाशय है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है, बीजांड बीज में विकसित होता है। बीजांड में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकना, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करना और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। बीज प्रकीर्णन जो एक दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता रहता है।
अब है आपका सवाल जवाब। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, जैसे देखिए हम भी प्रयास करते हैं बनाने के लिए, आप भी साथ साथ बनाएंगे। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, कहता है कब जनक पादप के कायिक भागों में नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम कायिक भाग से तो कायिक जनन कहलाएगा या कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं एकलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि मतलब लैंगिक जनन या एक लिंगी पुष्प होगा। पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्वपरागन कहलाएगा। नर और मादा युग्मकों के युग्मनज जो होते हैं जायगोट युग्मनज कहलाता है। बीज प्रकीर्णन किससे किससे? तो पवन से, जल से, जीव से, जंतु से द्वारा होता है। अब तो देखिए यहाँ पर सवाल है आपके लिए, इसको आप बना के भेजेंगे। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आप बनाइएगा। इसको मिला लेते हैं हम। देखा जाए कली और मुकुल, कली किस में होगा? मेरे ख्याल से तो गुलाब हो जाना चाहिए। देखते हैं। आँख, आँख तो आलू में हो जाएगा। खंडन, खंडन हो जाएगा आपका स्पाइरोगैरा में। पंख, पंख हो जाएगा आपका मैपिल वृक्ष में। बीजाणु, बीजाणु हो जाएगा आपका डबल रोटी की फुफुंद कवक। हाँ, उसके बाद कली मुकुल हो जाएगा आपका गुलाब में। इसको मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। कली मुकुल हो जाएगा गुलाब से, आँख हो जाएगा आलू से, खंडन हो जाएगा आपका, खंडन किस में था? स्पाइरोगैरा में। पंख हो जाएगा आपका डबल रोटी की फफूंद में, और बीजाणु हो जाएगा मैपिल में। एक बार आप भी कंफर्म हो लीजिएगा। कहता है पादप का जनन भाग होता है उसका, जनन भाग कौन कौन सा होता है? पत्ती अथवा पर्ण, तना, मूल, पुष्प। जनन भाग पुष्प होगा। फिर कहता है दूसरा सवाल कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। फिर कहता है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित होता है किसमें? अंडाशय विकसित हो जाएगा फल में। फिर बीजाणु उत्पन्न करने वाले एक पादप जीव है बीजाणु, 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 बीजाणु हो जाएगा डबल रोटी का फफूंद कवक जिसको बोलते हैं। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, ब्रायोफिलम यानी कि पत्थरचट्टा, पत्थरचट्टा जो करेगा वो पत्ती से करेगा। अब इधर होता है समाप्त। नीचे में कह रहा है कि किसी एक जनक से उत्पन्न होने वाली जीवों की ऐसी कॉलोनी या समूहन क्लोन कहलाती है। मतलब एक ही जीव जनक से उत्पन्न होने वाले को कॉलोनी या समूह कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 8। तो ये 12 नंबर चैप्टर आपका होता है समाप्त। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 13 के साथ। आपका कोई विचार सुझाव हो तो आप बताएंगे, और साथ ही साथ आपको हमने कैसा समझाया इसके बारे में आप अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाते जाते शेयर वगैरह करते जाइएगा और लोगों को जोड़ते जाइएगा। ओके, थैंक यू।